हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम ही ग्रीन रेवोल्यूशन है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या थे, किस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उसी हिसाब से ये वीडियो अटेम्प्ट की हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन implies large increase in the agricultural production which is the result of new agricultural strategy। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस था उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। इट मीन्स ए marked improvement in the agriculture production and B sustenance of higher level of agriculture production over a fairly longer period of time। तो सिंपल वर्ड्स में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना और लगातार इसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को लगातार मेंटेन करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। ठीक है, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट टुक प्लेस इन 1967-68 वर मोर स्पेक्टेकुलर एंड रेडिकल देन द चेंजेस ड्यूरिंग द प्रीवियस 16 years ऑफ प्लानिंग। तो जो 1960s में जब फोर्ड फाउंडेशन आई और उसने रिकमेंडेशंस दी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगी, तो तब से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का जो काम है वो किया गया। ठीक है, दो फेजेस में ये ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट इलाकों में ही ये लॉन्च किया गया था और सेकेंड फेज में पूरे कंट्री में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑल दिस इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सारा जो प्रोसेस है ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। और ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफी कम थी और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, इन इंडिया MS स्वामीनाथन जो कि फादर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, फॉर हिज रोल इन इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटी HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो अच्छी नस्ल के जो बीज हैं उनको लॉन्च करने में जो स्वामीनाथन है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और है भी। ठीक है, in short green revolution means significant increase in agriculture production in the 60s consequent upon the adoption of new agricultural strategy and use of high yielding variety seeds and chemical fertilizers। तो सिंपल वर्ड्स में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज आना, काफी ज्यादा इंक्रीज आना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और आप ये भी लिख सकते हो प्रोडक्टिविटी में भी, जो 1960s में आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि हमने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। और जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, अच्छे जो बीज है उनकी नस्ल को इस्तेमाल करके जो हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, सिंपल वर्ड्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को जो 1960s में बढ़ाया गया उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब आ जाते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं। ठीक है, किस वजह से आया था, कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन में हल्का सा लिखेंगे, मेनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, चीफ अमंग देम आर एज अंडर। तो कई फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो सम ऑफ द फैक्टर्स हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मतलब HYV सीड्स। ठीक है, in order to increase the agricultural production in India, use of high yielding variety seeds is very significant। तो high yielding variety seeds को इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन में, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1966 स्पेशली ऑन 5 क्रॉप्स नेमली व्हीट, राइस, बाजरा, मेज एंड ज्वार। तो शुरुआती तौर पे 1966 में सिर्फ 5 क्रॉप्स में ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए, व्हीट, राइस, बाजरा, maize and jowar। High yielding variety seeds of wheat are Sona PB18 and Kalyan, of Bajra HV1, of maize Ganga 101 and Ranjit, of jowar CSH2 and of rice IR etc। तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं इन पांचों के पांचों क्रॉप्स की उसके कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ये नाम लिखेंगे तो पेपर में टीचर को इंप्रेशन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 99% टीचर किसान तो है नहीं तो उनको पता भी नहीं है। तो अगर आप ये नाम लिख देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ने कितना डिटेल में स्टडी की है। दीज सीड्स वर इवॉल्व्ड बाय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो
एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वर्ल्ड में रिनाउंड है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको उनका भी लिंक चाहिए होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे, ठीक है। हु वॉन नोबेल प्राइज इन 1970। तो ये जो सीड्स हैं वो उन्होंने इवॉल्व किए थे और उनको नोबेल प्राइज 1970 में मिला था। इन इंडिया दीज सीड्स वर फर्स्ट यूज्ड इन द एरियाज अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके अंडर ये लॉन्च किए गए थे कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई करके बताया गया कि यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि अच्छा रहेगा, अगर अच्छा रहेगा तो फिर पूरे इंडिया में इसको लॉन्च कर देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ दीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर हेक्टेयर यील्ड हैज इंक्रीज्ड वेरी मच। तो पर एकड़ जो माल बन रहा था वो काफी ज्यादा हो गया, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ द व्हीट हैज इंक्रीज फ्रॉम 8.5 क्विंटल्स पर हेक्टेयर टू अबाउट 34 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो पहले 8.5 क्विंटल्स व्हीट बन रही थी एक हेक्टेयर में, अब 34 क्विंटल्स हेक्टेयर में बन रही है व्हीट। तो पहले से तो तकरीबन तकरीबन 4 टाइम्स के करीब हो गया। Similarly, per hectare yield of rice also increased to about 36 quintals and that of maize of about 30 क्विंटल्स। तो ऐसे राइस की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो 36 क्विंटल्स पर हेक्टेयर हो गई और जो मेज है उसकी क्वालिटी उसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो 30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर हो गई। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैज हेल्प्ड अ लॉट इन एक्सपीडिटिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे पॉइंट में ये बताया गया है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो गई। सेकंड पॉइंट आ जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल पहले तो बहुत ना के बराबर होता था इंडिया में, तो जब से इसका इस्तेमाल होने लगा तो प्रोडक्टिविटी उससे भी बढ़ गई, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों। इन 1967-68 chemical fertilizers to the extent of 11 lakh tons were used। तो 11 लाख टन जो फर्टिलाइजर है वो यूज किया गया। By 2019-2020 their use increased to 293.69 lakh tons। तो पहले कहाँ 11 लाख टन हो रहा था और अब 293.69 लाख टन्स, कितने गुना खुद सोचो जो इसका यूज है वो बढ़ गया। ये डाटा 2019-2020 का है, अगर आपके पास लेटेस्ट डाटा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। पर हेक्टेयर कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज आल्सो इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो पर एकड़ में जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी काफी इंक्रीज आया। इन 1960-61 पर हेक्टेयर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर वाज 19 kg। एक एकड़ में सिर्फ 19 kg फर्टिलाइजर यूज किया जाता था, विच इंक्रीज टू 158 kg इन 2018-19। तो कहाँ पहले 19 kg यूज किया जाता था और अब 158 kg फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। मगर लेटेस्ट जो स्टडी है वो ये कहती है भाई इतना फर्टिलाइजर ना यूज करो, कहीं कैंसर कुंसर ही ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम जो ग्रीन फार्मिंग है उसकी तरफ चल पड़े हैं, जो कि ये कहती है कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो बाकी के जो केमिकल्स हैं वो ना छिड़के जाएं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज। अब एग्रीकल्चर करना है तो पानी तो चाहिए ही, तो पानी की फैसिलिटीज बढ़ाई गई, कैनाल्स वगैरह बनाए गए, हैंड पंप्स वगैरह लगाए गए, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ी। एक्सटेंशन ऑफ द एरिया अंडर इरिगेशन हैज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन टू अ ग्रेट डील। तो हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया, मतलब एरिया अंडर इरिगेशन, सॉरी कल्टीवेशन बोल गया मैं, एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाया ताकि ज्यादा पानी दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। कैनाल्स बनाए ताकि जितना पानी दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा किसानों को पानी मिलेगा और वो अपनी फसल उगाएंगे। In 1965-66, 320 lakh hectares of land was under irrigation। तो 65-66 का डाटा है कि 320 लाख हेक्टेयर्स को कवर किया जाता था इरिगेशन के अंडर, जो कि बढ़ के मार्च 2016 में 966 लाख हेक्टेयर्स हो गया, विच वॉज अबाउट 49% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया वॉज अंडर द इरिगेशन। तो तकरीबन जितना भी एरिया अंडर इरिगेशन है उसमें से 49% एरिया कवर कर लिया और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। इन 2015-16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज बीन लॉन्च्ड टू बूस्ट इरिगेशन पोटेंशियल इन द कंट्री। तो 2015-16 में बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है लॉन्च की, जिसकी वजह से कैनाल्स और ज्यादा बनाए गए और पानी दूर दूर तक पहुंचाया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में काफी तेजी से इंक्रीज आया है। थैंक्स टू प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मोर देन वन क्रॉप इज बीइंग सोन इन वन फार्म इन अ ईयर।
तो एक फार्म में एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाई जा सकती हैं, क्योंकि अब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करने लग गए हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी मिल गई हैं और मोर ओवर फर्टिलाइजर्स भी अवेलेबल हैं। Immediately after harvesting of wheat in April, crop like moong etc. is sown, which matures within 2 months, and thereafter rice and sugarcane can be sown. तो सिंपल वर्ड्स में व्हीट भी उगा ली, मूंग की दाल भी उगा ली और शुगर केन भी लगा दी साइड पे, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल क्रॉप्स ले लेते हैं, ठीक है, कई फार्मर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है कई गुना बढ़ गई। The program of multiple cropping was launched in 1967-68. In 2014-15, multiple cropping program was extended over 60 million hectares of land. तो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग का जो तरीका है ये 60 मिलियन हेक्टेयर पे इस्तेमाल किया गया, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी। अब पुराने ज़माने के हल से काम करेंगे या फिर पुराने तरीके से फसल को काटेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, तो मशीनरी का इस्तेमाल करके ये काम काफ़ी घंटों में किया जा सकता है, कुछ घंटों में ही किया जा सकता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, पंपिंग सेट्स एटसेट्रा हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच। तो ये जो नई एग्रीकल्चर मशीनरी है, ट्रैक्टर ट्रुक्टर, हार्वेस्टर, पंपिंग सेट्स वगैरह, इनका जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ मशीनरी हैज़ मेड द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है और जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो भी हम कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काम जल्दी हो जाता है। 17 एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स to make cheap and good machinery available to the farmers. तो 17 एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस बनाई गई हैं हर स्टेट्स में, तकरीबन डिफरेंट स्टेट्स में, हर स्टेट में तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टेट 17 से ज़्यादा हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स में बनाई गई हैं ताकि जो फार्मर है उसको चीप एंड गुड क्वालिटी मशीनें अवेलेबल हो सकें। Besides, agro service centers have also been set up in many states to give tractors etc. on lease to the farmers. तो कई सेंटर्स बनाए गए हैं जो फार्मर्स को लीज पे ये जो ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स वगैरह हैं, वो लीज पे देते हैं, जो वो खुद नहीं खरीद पाते, वो किराए पे ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर फसल काटने के लिए वो इस्तेमाल कर लेंगे और बाद में वापस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर्स हैव बीन गेटिंग मोर क्रेडिट फैसिलिटीज। तो किसानों को जो है, जो एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनसे सस्ते रेटों पे लोन्स अवेलेबल करवाए गए, ठीक है। प्रीवियसली farmers used to get 90% of their loans from the local money lender at a very high rate of interest. तो पुराने टाइम में जो एग्रीकल्चर करते थे फार्मर्स, वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोकल मनी लेंडर से लोन लेते थे, बट उस सिस्टम को ख़त्म किया गया और मतलब सरकार ने विलेजेस में जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह खोले, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोले जो सस्ते रेटों पे लोन दे देते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ देयर क्रेडिट नीड्स आर फुलफिल्ड by agricultural credit institutions at a low rate of interest. तो low rate of interest पे उनको loans available करवाए। With the nationalization of commercial banks in 1969, there has been an appreciable increase in the credit made available to the farmers. तो जब nationalization of banks हुई हमारे कंट्री में 1969 में, उसके बाद फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा जो सस्ते रेटों पे लोन्स प्रोवाइड कराए गए। इन 1969-70 commercial banks gave रुपीज 183 करोड़ एज क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स। तो थोड़ा डाटा है कि उस टाइम पे कितना लोन दिया, ठीक है। इन ईयर 2019-20 कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइडेड क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर अमाउंटिंग टू 1,49,694 करोड़। मतलब सिंपल वर्ड्स में 1.5 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड कराया गया। कमर्शियल बैंक्स ने कितना प्रोवाइड कराया? 10,61,2015 करोड़। एंड द रीजनल रूरल बैंक्स जो थे उन्होंने 1,62,857 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराया। तो कहने की बात यह है कि ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चर को सस्ते रेटों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। Thus, total institutional credit provided to agricultural sector in year 2019-2020 was 13,73,766 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। Of it, the share of commercial banks was 77.2%। तो जो 77.2% लोन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया है, अगर हम टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें। This cheap credit has helped the farmers to use improved seeds, fertilizers, pesticides, agricultural equipment
माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो सिंपल वर्ड्स में किसानों को सस्ते रेटों पे लोन्स प्रोवाइड करवाए गए, जिसकी वजह से उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद ली या इस्तेमाल कर ली और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सेवंथ पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चरल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस इंडिपेंडेंस विग्रस रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज बीन डूइंग वंडरफुल जॉब। तो इस रिसर्च को करवाने में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का काफी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इन 1966 द काउंसिल वाज रीऑर्गेनाइज्ड। दिस वेरी ईयर 3 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज वर सेट अप एट असम, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो उस टाइम पे 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी सेटअप की गई। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैज सिंस गॉन अप टू 71। तो तब से लेकर अब तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 71 हो गई हैं। तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मेरे पास पटियाला पड़ता है, तो पटियाला में भी एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैव बीन सेट अप by various state governments। तो फिर से वही बात है, these institutions conduct research in respect of new seeds, new methods of cultivation, protection of plants against pests etc। तो ये यूनिवर्सिटीज टाइम टू टाइम रिसर्च कंडक्ट कराती हैं, जिसकी वजह से नए नए सीड्स जो हैं वो इन्वेंट हो पाते हैं और नए मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन और प्लांट को किस किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, वो सारे मेथड्स को, नई नई चीज़ों को कंडक्ट करवा के रिसर्च करके उनके ऊपर उनको फार्मर्स के सामने लेके आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है प्लांट प्रोटेक्शन, 8th पॉइंट। इन इंडिया प्रीवियसली देयर वाज नो स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट डिजीजेज। तो जब भी किसी प्लांट को कोई डिजीज, कोई बीमारी लग जाती थी तो उसको प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता था। इट यूज टू रिजल्ट इन लार्ज स्केल डैमेज ऑफ क्रॉप्स, जिसकी वजह से क्रॉप्स में डैमेज हो जाता था और किसान को नुकसान होता था। बट नाउ द क्रॉप्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पेस्ट्स एंड डिजीजेज इन अ बिग वे। तो अब सिस्टम बदल गया है। अब हम जो भी हमारी जो क्रॉप है, अगर उसको कोई बीमारी लग जाए या पेस्ट लग जाए, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम मार सकते हैं। उस कीड़ा लग जाए तो उसको भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रेजेंटली देयर आर 3 स्कीम्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, नेमली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, लोकस्ट सर्वेलेंस एंड कंट्रोल, एंड जो तीसरी है वो है प्लांट एंड सीड क्वारंटाइन। तो ये 3 स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, जिससे प्लांट को बचाया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो कमीशनड इनटू सर्विस फॉर दिस पर्पस। कई जगह पे अगर फार्म बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा फार्म है, वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लेन्स आते हैं ग्लाइडर टाइप, उनमें जो है क्या कहते हैं, इस टाइप का इंतजाम करके उनसे भी छिड़काव किया जाता है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेटअप अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। सरकार ने भी एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। द डायरेक्टोरेट हैज सेट अप प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स एट मेनी प्लेसेस। तो उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वेरियस प्लेसेस पे, वेरियस स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले हुए हैं। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेंट्रल एंड रीजनल पेस्टिसाइड्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर बेटर प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये बताया हुआ कि गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, खोले हुए हैं, जिससे कि प्लांट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग फैसिलिटीज। मार्केटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसान ने जो माल बनाया वो मार्केट में जाके जब तक बेचेगा नहीं, उसको प्रॉफिट कैसे आएगा। तो सरकार ने कई फैसिलिटीज दी, जिससे मार्केटिंग सिस्टम पहले से बेटर हो गया। प्रीवियसली farmers used to sell their produce in unregulated mandis where they could not get the remunerative prices। तो पहले क्या होता था, मंडीज में जो अनरेगुलेटेड मंडीज है वहां माल बेचना पड़ता था और वहां पे उनको अपने जो अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पाते थे। दिस सर्व्ड एज अ डिसइंसेंटिव टू देम एंड दे फेल टू स्पेंड मच मनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब उनको अपने उनके मर्जी के प्राइस नहीं मिल रहे, तो ये एग्रीकल्चर के लिए डिसइंसेंटिव हो जाता था और वो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं कर पाते थे। हाउएवर देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दीज डेज। तो आजकल तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पहले से बहुत अच्छी होगी। द नंबर ऑफ रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट्स इज 7320 एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट तो 7000 समथिंग है। ठीक है, फार्मर्स नाउ अवेल द फैसिलिटीज ऑफ वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। तो फार्मर्स को अब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, वेयर हाउसेस भी अवेलेबल है। ठीक है, सो नॉट only their storage या storing capacity has enhanced but their income too has increased। तो फार्मर्स की जो पहले इनकम होती थी उससे तो काफी गुना बढ़ गई है। अब ये क्या जो बढ़ी हुई इनकम है ये उनके लिए सफिशिएंट है, ये भी एक क्वेश्चन है। समझ की बात। तो उनकी जो इनकम है वो पहले से तो काफी बढ़ गई है, मगर जितनी चाहिए उतनी अभी फिलहाल नहीं आई है। दे आर नाउ
in a position to spend more resources on the development of agriculture. तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के ऊपर वो पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा एग्रीकल्चर को बेटर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10th पॉइंट आ जाता है प्राइस इंसेंटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मेक्स द फार्मर्स एप्रीहेंसिव ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस। तो अगर उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रोडक्शन कर ली तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उनको एक डर सताएगा कि कहीं मार्केट में प्राइस ना गिर जाए। टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स against any such fear of fall in agricultural prices, government has had appointed agricultural costs and price commission। तो उनके इस डर को खत्म करने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो है वो अपॉइंट की, जो देखेगी कि कितना कितना उनकी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के हल्का सा ऊपर प्राइस फिक्स कर देगी ताकि उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। द कमीशन डिटर्मिन्स द मिनिमम प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो ये कमीशन का वही काम है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उसका मिनिमम प्राइस डिक्लेयर करना कि इतने प्राइस तो मिलना ही चाहिए किसान को। गवर्नमेंट बाइज क्रॉप्स एट दिस प्राइस थ्रू द एजेंसी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सिमिलर अदर कॉर्पोरेशंस। तो जो भी सरकार जो डिक्लेयर करती है कि मिनिमम इतना प्राइस मिलना ही चाहिए उसको एमएसपी कहा जाता है, और सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशंस के थ्रू जो सरकारी हैं उनके थ्रू किसान से वो प्राइस पे सामान खरीद लेती है। पॉलिसी ऑफ मिनिमम प्राइसेस एज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट एनकरेजेस द फार्मर्स टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन। तो फार्मर्स के लिए ये एनकरेजमेंट होती है कि सरकार ने ये जो प्राइस डिक्लेयर कर दिया ये तो काफी ठीक है, तो अगर मेरा मार्केट में माल उस रेट पे नहीं बिका तो मैं सरकार को ही बेच दूंगा, तो इससे फार्मर को एनकरेजमेंट मिलती है। नेक्स्ट 11th पॉइंट आ जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। विलेजेस में जब बिजली पहुंचाई तो उससे भी कई गुना प्रोडक्शन में इंक्रीज आया, क्योंकि पंप्स वगैरह यूज कर सकते हैं, हैंड पंप मतलब बिजली से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और बिजली के और भी कई जो है फायदे रहते हैं। इन ऑर्डर टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी to agricultural sector, rural electrification corporation has been set up। तो विलेजेस तक, जिसमें पंजाबी में कहते हैं पिंडों तक, जो बिजली है उसको पहुंचाने के लिए जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का सेटअप किया गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसका काम है कि विलेजेस तक ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचाना। इन 1950-51 barely 3000 villages were getting electric supply in India। तो 50-51 की बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ 3000 विलेजेस ऐसे थे जहां तक बिजली पहुंचती थी। By the end of the year 2019-2020, all villages of India were electrified। तो तकरीबन 2019-20 तक इतना सारा टाइम लग गया पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं वहां तक बिजली पहुंचाने में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मेक्स माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाइक पंपिंग सेट्स, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा फिजिबल। तो अगर बिजली होगी तो नीचे से ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकाल सकते हैं, जो छोटे मोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वो कामयाब रहेंगे। दीज प्रोजेक्ट्स हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन वेरी मच। तो जब पानी निकालेंगे जमीन से तो प्रोडक्शन तो अपने आप ही बढ़ेगी। इन भारत निर्माण प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेटेड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेजेस। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था भारत निर्माण प्रोग्राम, जिसमें हर एक विलेज तक जो है बिजली पहुंचाई जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इज ऑल्सो डूइंग रिमार्केबल जॉब इन प्रमोटिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो एक और जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसकी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसमें भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को काफी बढ़ावा दिया गया था। इन 2015 द एक्जिस्टिंग राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हैज बीन टेकन ओवर बाय दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये जो राजीव गांधी की योजना चल रही थी उसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है शुरू कर दी। अब आपको पता है मतलब जो गवर्नमेंट आती है पावर में वो अपने नाम से शुरू कर लेती है, तीसरी गवर्नमेंट आएगी वो अपने नाम से शुरू कर लेगी, ठीक है ना। तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आर सप्लाइंग पावर टू फार्मर्स एट अ वेरी कंसेशनल रेट्स। तो सस्ते रेटों पे फार्मर्स को बिजली दी जा रही है। इवन इन केस ऑफ पावर शॉर्टेज फार्मर्स आर गिवन प्रेफरेंसेस इन द सप्लाई ऑफ पावर। अगर पावर की शॉर्टेज भी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रेफर करती हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली है उसमें कमी ना आए। इट हैज हेल्प द फार्मर्स टू रन ट्यूबवेल्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उससे वो अपना ट्यूबवेल चला सकते हैं और पानी अपने क्रॉप्स को दे सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 12th पॉइंट, सॉइल टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम ऑफ सॉइल टेस्टिंग इन इज अनदर मेजर टेकन टू मेक ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने का ये भी तरीका था कि सॉइल को टेस्ट किया जाए, टेस्ट करके उसी के हिसाब से क्रॉप्स उगाई जाए। सॉइल ऑफ डिफरेंट रीजन्स इज टेस्टेड इन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज। तो गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं उसके अंदर जो सॉइल है वो टेस्ट किए जाएंगे। दीज टेस्ट आर मेंट फॉर नोइंग व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स
विल बी फिट फॉर डिफरेंट सॉइल्स। तो चेक किया जाएगा कि किस टाइप का फर्टिलाइजर बेस्ट रहेगा और किस टाइप का जो बीज है वो इस मिट्टी के लिए सही रहेगा। दिस विल रेंडर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन मोर साइंटिफिक एंड क्रॉप्स रेलिवेंट टू द सॉइल विल बी सोन। तो जो भी क्रॉप्स रेलिवेंट होंगी उस सॉइल के लिए वही उगाई जाएंगी, जिससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको जीआईसी कहते हैं, इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स हैज स्टार्टेड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स। तो ये जो जीआईसी था, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के कोलैबोरेशन के साथ जो क्रॉप्स हैं उसको भी इंश्योर करना शुरू कर दिया ताकि फार्मर का रिस्क कम हो जाए। नाउ गवर्नमेंट हैज सेट अप अ सेपरेट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जिसको AICIL भी कहा जाता है, फॉर इंश्योरेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने भी एक अपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी खोल दी। इन क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स क्रॉप्स कैन बी इंश्योर्ड एट अ वेरी स्मॉल प्रीमियम अमाउंट। तो कुछ थोड़े बहुत पैसे लेके क्रॉप्स को इंश्योर किया जा सकता है। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स कैन गेट कंपनसेशन इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। तो अगर क्रॉप फेलियर होगा ड्यू टू बारिश हुई नहीं हुई या कोई भी अदर रीजन, आग लगी या वगैरह वगैरह, उस केस में जो फार्मर है उसको कंपनसेट किया जा सकता है। ठीक है। टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन 2016। तो सरकार ने भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि और ज्यादा लार्ज स्केल पे ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको कवर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल कंजर्वेशन। With a view to extending green revolution, program of soil conservation has been launched। तो जमीन को, सॉइल को कंजर्व करने का प्रोग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। It has two objectives. Firstly, to check soil erosion and secondly, to level the uneven land and make it fit for cultivation। तो सॉइल कंजर्वेशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मकसद थे। पहला, सॉइल एरोजन ना होने देना, ठीक है, और दूसरा दूसरा दो जो मेन मकसद था, जो अनइवन लैंड है उसको बराबर कर देना ताकि कल्टीवेशन के लायक हो जाए। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज एक्सटेंडेड। तो इसकी वजह से जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जिसको एकड़ेज भी कहा जाता है, वो काफी ज्यादा हो गया। तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के क्या असर हुए। ठीक है। तो ये जो वीडियो थी ये थी ग्रीन रेवोल्यूशन और इसके कॉजेज क्या हैं, और चैप्टर का नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।